नमस्कार, एशियन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं मनीष। दिल्ली के लाल किले पर हुए बम धमाके में अब तक 9 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं कई लोग अब भी घायल बताए जा रहे हैं। इस ब्लास्ट को लेकर कई तरह के सवाल अब भी बरकरार हैं। धमाके के तार फरीदाबाद से लेकर पुलवामा तक मिल रहे हैं। साथ ही शुरुआती रिपोर्ट में यह भी पता चला है कि ब्लास्ट में अमोनियम नाइट्रेट का इस्तेमाल हुआ था। एनआईए समेत देश की तमाम जांच एजेंसियां हमले के पीछे की असली वजह और उन लोगों की तलाश कर रही है। बता दें कि दिल्ली में हुए ब्लास्ट को लेकर कई तरह के खुलासे अब धीरे धीरे होने लगे हैं, जिनमें एक ये भी है कि जिस हुंडई i20 कार में धमाका हुआ उसे कई बार बेचा गया था। बताया गया कि कार पुलवामा के रहने वाले तारिक को बेची गई थी। ये गाड़ी गुरुग्राम में रजिस्टर्ड है। कुल मिलाकर गाड़ी को खरीदने या बेचने के लिए कई फर्जी दस्तावेजों के इस्तेमाल की बात सामने आ रही है और अब पुलवामा तक इसके तार जुड़ रहे हैं। वहीं इस मामले में हरियाणा के फरीदाबाद में 2 डॉक्टरों की गिरफ्तारी हुई थी, जिनसे भारी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट और हथियार बरामद किए गए थे। इस दौरान पुलिस को डेटोनेटर्स भी मिले थे, जिन्हें बम धमाका करने के लिए रिमोट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। दोनों से पूछताछ के बाद पता चला था कि इसमें तीसरा डॉक्टर उमर भी शामिल था, जिसकी तलाश की जा रही थी काफ़ी जोर शोर से। हालांकि इससे पहले ही दिल्ली में ब्लास्ट हो गया। यही वजह है कि अब दिल्ली ब्लास्ट को इसी फरीदाबाद के मामले से जोड़कर देखा जा रहा है। दिल्ली विस्फोट के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने अपने आवास पर उच्च स्तरीय सुरक्षा बैठक की। बैठक में सोमवार शाम दिल्ली में हुए घातक विस्फोट के बाद की स्थिति का आकलन किया गया। बैठक में केंद्रीय गृह सचिव गोविंद मोहन, खुफिया ब्यूरो के निदेशक तपन डेका, राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए के महानिदेशक सदानंद वसंत दाते और दिल्ली पुलिस आयुक्त सतीश गोलछा शामिल थे। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक नलिन प्रभात भी वर्चुअल माध्यम से बैठक में शामिल हुए। दिल्ली में हुई भयावह घटना ने सभी के मन को व्यथित कर दिया है। मैं पीड़ित परिवारों का दुख समझता हूं। आज पूरा देश उनके साथ खड़ा है। मैं कल रात भर इस घटना की जांच में जुटी सभी एजेंसियों के साथ, सभी महत्वपूर्ण लोगों के साथ संपर्क में था, विचार विमर्श चलता था, जानकारियों के तार जोड़े जा रहे थे। हमारी एजेंसियां इस षड्यंत्र की तह तक जाएगी। इसके पीछे के षड्यंत्रकारियों को बख्शा नहीं जाएगा। साथ तो शुभम जुड़ चुके हैं जम्मू से, हमारे संवाददाता लाइव जुड़ चुके हैं, महेश जुड़ चुके हैं रायपुर से, लाइव जुड़ चुके हैं एयरपोर्ट से सीधा लाइव है। सबसे पहले हम शुभम आप ही का रुख कर लेते हैं, क्योंकि सारे तार जम्मू से जुड़े हुए देखे गए हैं। जितने आतंकी हैं पुलवामा से उनका कनेक्शन देखा जा रहा है। ऐसे में बात किया जाए तो जम्मू की बात की जाए तो किस तरह का हाई अलर्ट जम्मू के अंदर जो है इस वक्त जारी किया गया है, किस तरह की एडवाइजरी जम्मू के अंदर जारी की गई है और किस तरह की छापेमारी या फिर किस तरह का अलर्ट चल रहा है इस वक्त जम्मू के अंदर? देखिए, बिल्कुल आपको बताते चले जम्मू कश्मीर इस वक्त तो पूरा हाई अलर्ट पर है। जिस तरीके से कल दिल्ली लाल किले के पास जो एक धमाका हुआ और उसका कनेक्शन सीधे तौर पर कश्मीर के पुलवामा इलाके का जो है वो कहीं ना कहीं जुड़ता हुआ नजर आ रहा है।
आप सब जानते हैं कि किस तरीके के साथ पुलवामा में पिछले दिनों जो है वो एक बहुत बड़ा आतंकियों के द्वारा जो है वो हमला भी किया गया था। और अब कई बार जब भी कोई ऐसे कनेक्शन आतंकियों के निकलते हैं तो पुलवामा में जो है वो ऐसे कनेक्शन जो है वो सामने आते हैं। जिस तरीके से जांच पूरे तरीके से एजेंसियों की शुरू हो चुकी है, बताया जा रहा है कि पुलवामा के एक डॉक्टर हैं, उनकी गाड़ी क्या कनेक्शन होगा, क्या निकलेगा, ये फिलहाल जांच का पूरा विषय रहेगा। पर जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने भी ये कहा कि जो भी लोग इस पूरे दिल्ली में ये जो धमाका हुआ है इसके पीछे जितने भी लोग होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। पर जम्मू कश्मीर में हाई अलर्ट जो है वो हाई अलर्ट पर है, चाहे पूरा हिंदुस्तान इस वक्त हाई अलर्ट पर है, पर खासतौर पर जम्मू कश्मीर को जो है वो हाई अलर्ट पे रखा गया है क्योंकि कई जगहों पर कनेक्शन जो है वो मिलते हुए नजर आ रहे हैं। जी लेकिन शुभम, यहाँ पर हम बात करें कि चूंकि तार वहां से जुड़े हुए हैं, ऐसे पर सीमा की बात करें तो सीमा पर इस वक्त किस तरह का देखा जा रहा है? क्या तनाव बढ़ गया है सीमा उस पार? पाकिस्तान से हम कई बॉर्डर शेयर करते हैं, तो जो सीमा है, सीमा पर किस तरह की हरकत देखी जा रही है इस वक्त? देखिए, बिल्कुल जिस तरीके से जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, खासतौर पर जम्मू की अगर हम बात करें तो इंटरनेशनल बॉर्डर आरएसपुरा यहाँ पे है, अरनिया सेक्टर है, हीरानगर सेक्टर है, तो इन सभी जगहों पर जो है वो हाई अलर्ट जो है वो जरूर रखा गया है क्योंकि ये आतंकी हमेशा ये प्रयास जरूर करते हैं। फिलहाल ये तो पुष्टि होगी कि किस तरीके के साथ ये धमाका किया गया, कौन लोग इसके पीछे थे। पर बॉर्डर उस पार की अगर बात करें तो बॉर्डर का जो हमारा इंटरनेशनल बॉर्डर आरएसपुरा है या मीरा जाकी अरनिया सेक्टर है, यहाँ पे पूरे तरीके से जो है वो हाई अलर्ट पर रखा गया है। ठीक है, हम प्रफुल्ल बख्शी जी जुड़ चुके हैं जो कि पूर्व विंग कमांडर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रफुल्ल बख्शी जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। थैंक यू वेरी मच। मेरी आवाज आ रही है? जी सर, बहुत अच्छी। प्रफुल्ल बख्शी जी, सवाल ये है प्रफुल्ल बख्शी जी, यहाँ पर देखिए किस तरह से एक आतंकी हमले की साजिश रची गई और आतंकी हमला होता है दिल्ली के लाल किला के पास, कई लोगों की मौत हो जाती है, 9 लोगों की मौत यहाँ पर आ रहा है कि 9 लोगों की मौत हुई है। लेकिन सर सवाल ये है कि ये जो आतंकी हैं काफ़ी समय से एक आतंकी घटना को रचने की साजिश रच रहे थे। ये लोग अभी उसमें कामयाब नहीं हो पा रहे थे। पुलिस ने और एनआईए ने जब धड़ पकड़ शुरू की तो फिर ये जो उमर नाम का व्यक्ति है और इसने धमाका कर दिया, डर के मारे, ऐसी चीज़ें जानकारी आ रही है। लेकिन ये लोग कैसे इन्फ्लुएंस हो रहे हैं पाकिस्तान से या पाकिस्तान के आतंकियों से? जैश के हाथ कहां तक अभी पहुंच गए हैं भारत के अंदर? थैंक यू वेरी मच आपकी चैनल में बुलाने के लिए। जी सर। मैं आपको ये बात बता दूं, इसको ध्यान से अगर बहुत कृपा होगी सुनिए जी, कि ये कोई नई बात नहीं कर रहे आप जी, कि ये हादसा कोई नया नहीं है जी। अगर आपकी मेमोरी को बता देगी जी। कि पहाड़गंज में, लाजपत नगर में, आईएनए मार्केट में 8-8 फीट गहरे गड्ढे हो चुके हैं, ऐसे लोग मर चुके हैं। कोई मामूली बात नहीं है, ये कोई बहुत ऐसा कोई बात हुई नहीं है, इससे ज्यादा लोग मरे हुए हैं। तो इससे ज्यादा लोग हादसे में आए हैं। क्यों मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये आतंकवाद का जो है ये पिछले 30 साल से चल रहा है, 25 साल से आराम से। और क्यों चल रहा है? क्योंकि ये रिलीजियस बेस्ड है, रेडिकल इस्लामिक रिलीजन पे, सारे इस्लाम पे नहीं, रेडिकल इस्लाम। जो रेडिकल इस्लाम के लोग फॉलो करते हैं वो इसको सपोर्ट करते हैं। बाहर से पैसा आ रहा है, ईंधन, सामान, असला, एम्युनिशन, सब कुछ, पैसा सब कुछ आ रहा है। और आइडियोलॉजी हिंदुस्तान में ही है। आइडियोलॉजी है वो हमारी आइडियोलॉजी से ही ऊपर उठ रहे हैं। और एक टाइम था ये जगह एक ही थी, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कोई 2 कंट्रीज नहीं थी। तो ये तो आर्टिफिशियल विभाजन है। जो आइडियोलॉजी है ये पुरानी है और इसको और तवज्जो दी जा रही है, इसको और रिलीजन सपोर्ट कर रहा, और सबसे ज्यादा सपोर्ट है पॉलिटिकल सपोर्ट, लोअर लेवल ऑफ पॉलिटिक्स सपोर्ट आती है इसको। तो ये जब आपके एरिया के अंदर आता है तो बहुत ताकतवर होता है। हिंदुस्तान में जो आतंकवाद है वो बहुत ताकतवर है। पाकिस्तान में इसको जड़ से उखाड़ने की बात हो रही है, पर हिंदुस्तान में बड़े पॉलिटिकली इसको फेवर किया जाता है और रिलीजियसली फेवर किया जाता है। लोग तो इसके ऊपर जान देने को तैयार हैं, कई लोग तो ऐसे हैं। तो इस माहौल के अंदर आप जो है
इन घटनाओं को देख रहे हैं। और ये जो कल की घटना हुई है ये बहुत मेजर घटना नहीं है। मैं वहीं था बाय द वे पिछले कल रात को, इससे सिर्फ 300 गज दूर था मैं, और रात तक मैं फोनो और ये देता रहा वहां पे। क्वेश्चन ये आ रहा है कि ये क्यों हो रहा है जी। ये इसलिए हो रहा है कि आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज को इनकी इंटेलिजेंस नहीं मिल तो रही है, पर उसको वितरण करने का तरीका नहीं पता। कौन किसको क्या बताएगा, ये प्रॉब्लम है। आप अपने किचन में 6-7 खानसामे रख के दिखा दीजिए और फिर खाना बनाइए, फिर आपको जो प्रॉब्लम आई वो यही प्रॉब्लम है। एवरीबडी वांट्स टू हैव अ फ्लैग, सभी डायरेक्टर जनरल हैं, सब अपना एरिया कमांड कर रहे हैं, कंट्रोल कर रहे हैं। इस स्थिति के अंदर आपको ये प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि जब तक आप एक कमांड और कंट्रोल के अंडर में सारी सिक्योरिटी ऑफ इंडिया को नहीं रखेंगे, सिक्योरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहा हूं, नॉट डिफेंस। डिफेंस है आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। सिक्योरिटी ऑफ इंडिया अलग है, पुलिस अलग होगी जी, ट्रैफिक पुलिस अलग है, पर आपको ये सिक्योरिटी की जो फोर्सेस हैं एक कमांडर के अंडर में होंगी, एक मिनिस्टर के अंडर में होंगी जी। ये जब तक नहीं होता तब तक आपको ये प्रॉब्लम आती रहेगी। और रिलीजन बड़ा अपना खेल खेलेगी पॉलिटिक्स के साथ मिलके। आपको तो पता ही है यूपी की पॉलिटिक्स आपने देखी थी जी। मैं नाम नहीं लूंगा लोगों के, और किस तरीके से कश्मीर से कन्याकुमारी तक रिलीजन और पॉलिटिक्स का मिश्रण करके क्या घातक अस्त्र तैयार किया जाता है, ये हो रहा है। अब इसके होते हुए आप क्या कर लोगे? आपकी पुलिस कुछ नहीं कर सकती, पुलिस दब जाती है, क्योंकि पुलिस भी किसी फोर्स के अंडर में है जी। ये जब तक इसको पॉलिटिकल एंगल से बाहर नहीं लाया जाएगा और एक ऐसी फोर्स को दिया जाएगा जो इन पॉलिटिक्स और रिलीजन को तवज्जो नहीं देती, तब आपको ये आप दूर कर सकेंगे। वो बशर्ते आप चाहते हैं इसको दूर करना, क्योंकि लोगों की तो रोजी रोटी है इसके अंदर, ये क्यों दूर करने होने देंगे? चाहे कितने लोग मरे, कोई परवाह नहीं लोगों को, ये सब मगरमच्छी आंसू हैं, कोई परवाह नहीं करता। आपको मैं बता रहा हूं, आप कई लोग तो पैदा भी नहीं हुए थे लाजपत नगर आईएनए मार्केट का, और जब मैं इंसिडेंट सुना रहा हूँ पहाड़गंज के जी, और होते रहे हैं, कौन सी नई बात है? और पुलवामा में जो हुआ वो यही हो रहा है। क्या क्या कौन सा डिफरेंट मॉड्यूल है? और हम लोग क्या करते हैं जब हादसा होता है तो बाकी चीजों पे करते हैं, या असला कहां से आया होगा, ये आरडीएक्स कहां से आया होगा। अरे वो छोड़ो, आप क्यों फेल हो रहे हो उसको देखो, आपकी इंटेलिजेंस क्यों फेल हो रही है उसको देखो। उस पर नहीं कोई बात करता, उस पर बात ही नहीं करना चाहते। वो इधर उधर की बात करेंगे, कार कहां से आई, मोटरसाइकिल कहां से आई, ये बात करेंगे। तो ये बात आके अपने को धोखा देते हैं हम लोग, और हम करना नहीं चाहते, ये बात आ रही है। तो हम जब तक अपने को सच बोलना नहीं सिखाएंगे और कहेंगे कि ये हमारी प्रॉब्लम क्या है, अब इसको पॉलिटिक्स से कैसे निकाला जाए, इसको रिलीजियस एंगल से कैसे निकाला जाए। आपके इतने बड़े अच्छे रिलीजियस हेड्स हैं, मेरे बहुत दोस्त हैं, वो असली हिंदुस्तानी है, पर उनकी आवाज नहीं है, आवाज किसी और की है। ये बात है। मैं इस्लाम की बात कर रहा हूँ, इस्लाम में भी ऐसे तगड़े लोग बैठे हुए हैं जो भारत को सपोर्ट कर सकते हैं, पर उनको करने नहीं दिया जाता। ये हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि मुल्ला एलिमेंट इतना ताकतवर हो गया है कि वो किसी को हिलने नहीं देगा। पैसा बाहर से आ रहा है, बांग्लादेश अब मिल गया है, अब बांग्लादेश और हिंदुस्तान एक हो रहा है एज फार एज टेररिज्म इज कंसर्न। चाइना पैसा दे रहा है, पाकिस्तान पैसा दे रहा है, अब उनके आईएसआई के हेडक्वार्टर वहां बन रहे हैं, वहां वो लोग घूम रहे हैं, वो सब इस बात को तवज्जो अंजाम दे रहे हैं। तो मैं आपको ये बड़ी चिंताजनक बात बता रहा हूं कि इसको ऐसे नहीं खत्म किया जाएगा जब तक आप अपनी कार्य प्रणाली में बिल्कुल चेंजेस नहीं लाएंगे। आप रोज फिर अगर 3-4 महीने बाद या 2-3 साल बाद फिर कहेंगे अरे बख्शी साहब ये देखो क्या हुआ, ऐसा हो गया, ये कोई नई बात थोड़ी होगी, वह यही होगा, एग्जैक्टली ये होगा। आज यहां ब्लास्ट हुआ, कल रेड फोर्ट में ब्लास्ट हुआ, परसों कहीं और ब्लास्ट हो जाएगा। ब्लास्ट करने में कितनी देर लगती है किसी को? तो ये मैं आपको बड़ी बड़ी सच्चे मन से बोल रहा हूं कि हमको अपने को आंख में धूल नहीं झोंकना,
अब हमको अपने देश की बात, देश के हित में सोचना है जी। और सब एक हैं, हिंदू मुस्लिम एक होकर काम करेंगे। मतलब सब लोग एक होकर काम करें। सर 1 मिनट रोकना चाहेंगे। अनुपमा आचार्य जुड़ चुकी हैं, पूर्व विंग कमांडर हैं वो भी। अनुपमा जी, स्वागत है आपका एशियन न्यूज में। अनुपमा जी, सबसे पहला सवाल देखिए, हमारे साथ पूर्व विंग कमांडर जुड़े हैं, प्रफुल्ल जी जुड़े हुए हैं। उनका एक चीज कहना है कि अगर यहाँ पर इस तरह की वारदात क्यों हो रही है भारत के अंदर, उन्होंने बताया कि क्योंकि हम लोग एक जगह एक इंसान को हम लोग अगर रिपोर्ट करें या फिर 10 डायरेक्टर 10 इस तरह की चीज़ें होती हैं तो लोग अपने अपने इंटेलिजेंस मतलब लोगों को शेयर नहीं करते हैं, जिस कारण इस तरह के धमाके होते रहते हैं। अगर हम एक जगह एक बना दें, किसी को एक कमांड दे दें, एक कंट्रोल दे दें, तो चीज़ें शेयर की जा सकती हैं और तब इस तरह की हरकतें नहीं होंगी, तब इस तरह के वारदात कम होंगे। और क्या एक चीज़ और मैडम इस पर जोड़ना चाहेंगे, क्या ऑपरेशन सिंदूर के बाद ये आतंकी, क्या इन लोग को डर नहीं है कि इनका खात्मा हो सकता है, पाकिस्तान खत्म हो सकता है? जी, मेरा नाम विंग कमांडर अनुमा आचार्य है। जी अनुमा जी, जी अनुमा जी, माफ कीजिएगा जी। दूसरी चीज है जिस मुद्दे पर आती हूँ जी कि सबसे पहले हमारा देश लगातार पिछले कई सालों में हम इंटेलिजेंस फेलियर देख रहे हैं जी। और ये सारी जितने भी इस तरह के कारनामे हैं, जो इतनी बड़ी नृशंस घटनाएं हैं, ये सिक्योरिटी की नहीं, ये इंटेलिजेंस फेलियर की घटनाएं हैं। हमारे यहाँ जब बार बार एक जो हमारे NSA हैं, उनके रहते हुए हम सेना के इंस्टॉलेशंस पर हमने हमले देखे हैं। हमने हमला देखा है पहलगाम पर, जिसकी आज भी हमारी यादें, क्योंकि आज तक ना तो आतंकवादी पकड़े गए ना मारे गए, है ना। तो ये हम दुश्मन के देशों को ये बता रहे हैं कि हमारे यहाँ इंटेलिजेंस जो बहुत कमजोर है। इस सेना के कोई वास्ता नहीं है। मैं बहुत इज्जत करती हूँ विंग कमांडर प्रफुल्ल बख्शी की, लेकिन ये अगर एक नैरेटिव के तहत हम इस पर भी बात करें जो कितनी नृशंस घटना हुई है, इतने हमारे नागरिकों की जो हत्या की गई है और उनको जिस तरह से निशाना बनाया गया है, मैं सिर्फ एक एजेंसी की जिम्मेदारी मांगू, हमारा गृह मंत्रालय और हमारे NSA। मैं एक पूर्व फौजी होने के कारण, और एक फौजी कभी भी पूर्व नहीं होता, संविधान के हिसाब से भी मैं मरने के बाद भी विंग कमांडर अनुमा आचार्य ही कहलाऊंगी। इसी तरह जो फौजी के लिहाज से अगर आप मुझे कहेंगे तो ये मुझे बहुत व्यथित करता है कि जिस तरह से बार बार हमारे खुफिया तंत्र में गड़बड़ हो रही है, कहीं ना कहीं कोई ऐसा हमारा तार ढीला है जिसको हम पुलवामा के बाद से कस नहीं पाए हैं, और ये शर्मिंदगी की बात है। इसको अगर हम जबरदस्ती से तीनों सेनाओं और एक उस पर लेकर जाएंगे तो ये उनकी तो बात ही नहीं है ना भाई। इसमें तीनों सेनाएं कहाँ से आती हैं? इसमें पूरा का पूरा रोल इंटेलिजेंस का है। और सर इतने समझदार है, इतनी उनकी मुझसे ज्यादा सर्विस है, कम से कम उन्होंने मुझसे 12 साल ज्यादा सर्विस की है, मैंने 25 साल की है, उन्होंने 37 साल की है। तो उनका पूरा सम्मान रखते हुए मैं कहती हूँ कि ये देश में ऐसे लोगों का आना, 2900 किलो मजाक नहीं है ये, 2900 किलो विस्फोटक सामग्री का फरीदाबाद में लेकिन अनुपमा जी उसको तो देखिए इंटेलिजेंस का आते हैं, प्रफुल्ल भाई आते हैं, प्रफुल्ल जी आते, एक सेकंड सर, इतने मात्रा में जो RDX है उसको तो बरामद कर लिया गया था और लोगों को धरपकड़ भी ऐसा नहीं है कि नहीं चल रही थी, और जिसने ब्लास्ट किया उसने भी डर के ही ब्लास्ट किया है कि अब तो हम पकड़े जाएंगे, जो करना है कर दो। तो इंटेलिजेंस तो अपना काम कर रही थी वहां पे ना। मेरे ख्याल से आप इसको बहुत आराम से बहुत ही सामान्य मुद्दा बना रहे हैं। मुझे शर्म आ रही है इस बात पर कि मैं आपसे बात कर रही हूँ, आप बात ही नहीं समझ रहे हैं। भाई अगर RDX आया और वो आ कैसे गया, अंदर आया कैसे? पुलवामा में भी 300 किलो RDX आया कैसे था? आपको ये सब क्यों नहीं दिखता है? ठीक है प्रफुल्ल जी, ठीक है मैडम, हम प्रफुल्ल जी से भी ले लेते हैं एक कमेंट। जी प्रफुल्ल जी। देखिए मैं बता रहा हूँ बात, मेरी बात ध्यान से सुनिए। अनुमा आचार्य जी की मैं बहुत इज्जत करता हूँ, वो मेरी कलीग हैं और बहुत अच्छा है। मैं यही कह रहा हूँ जो कह रही हैं कि ये इंटेलिजेंस फेलियर है। मैं घड़ी घड़ी ये कह रहा हूँ कि इंटेलिजेंस फेलियर है। वो फेलियर क्यों होता है? जब आपकी बहुत सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज हो जाती हैं तो उनमें कोऑर्डिनेशन नहीं होती। मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, आप फौज में भी देख लीजिए, अगर आपके बहुत सारी एजेंसीज ऑर्डर दे रही हैं एक चीज को, तो आपका फौज का कोई भी कार्यक्रम नहीं चल सकता। और यही वह
आपको बताने की कोशिश करो, और अनुमा जी अच्छी तरह समझती हैं इसको। ये इंटेलिजेंस फेलियर तब नहीं होगी जब एक सोर्स ऑफ इंटेलिजेंस, एक कमांड एंड कंट्रोल होगा। एक कमांड एंड कंट्रोल फर्स्ट प्रिंसिपल, ये वॉर का प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन है, और खासकर फौज में, और फौज के प्रिंसिपल से ही सारी दुनिया की बिजनेस चलती है। तो ये आप मान के चलिए कि हम अपने को धोखा देंगे अगर हम बहुत सारी एजेंसी लगा देंगे, तू भी जनरल बन जा, तू भी बन जा, सब झंडे फहराएंगे। ये नहीं हो सकता। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं। बिल्कुल ठीक है, इंटेलिजेंस अगर आपकी अच्छी हो जाए तो ये हो नहीं सकता। आरडीएक्स की बिल्कुल ठीक बात कर रही है। कैसे आया, क्यों आया, और आया रहा तो आपको पहले खबर आनी शुरू हो गई थी नाइट्रेट आ रहा है और ये आ रहा है। अब अभी से थोड़ी आ रहा है, ये पिछले 25 साल से आ रहा है। ये पहली दिन थोड़ी हुआ है। इट्स नॉट अ न्यू थिंग कि हम बड़े अचंभे में पड़ गए कि हाय ये क्या हो गया। ये तो हो रहा था और हम सीख नहीं रहे थे। मैं आपकी चैनल पे बहुत सालों से कह चुका हूं कि ये हो रहा है बात। तो अब इंटेलिजेंस इसलिए फेल हो रही है क्योंकि हम जानबूझकर इसको ठीक नहीं करना चाहते, क्योंकि लोगों की पावर इतनी है। और सेकेंडली ये जो रिलीजियस एलिमेंट आता है, ये रिलीजियस एलिमेंट जब पॉलिटिकल हो जाता है, खासकर ग्राउंड लेवल पॉलिटिक्स में, लोकल इलेक्शन में ये काम करने लग जाता है, तो इनकी पहुंच और आवाज तेज हो जाती है। फिर आपके और फिर बात शुरू हो जाती है होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, इनमें बहस शुरू हो जाती है। ये सारा कुछ होता है। ये हमारी इंटरनल वर्किंग की प्रॉब्लम है और इसको दूर करने के लिए देखिए, अगर हमें भी लल्लो चप्पो करनी है, ऊपर वालों को मस्के लगा के बात करनी है, तो दूसरी बात करेंगे। हम भी कहेंगे बहुत अच्छा है जी, ये है वो है। ये नहीं, जो गलती है वो है और ये दिख रही है सामने, और उसको ठीक करने का कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपके मन में दृढ़ निश्चय है, आप ठीक कर सकते हैं, पर इसके लिए दृढ़ निश्चय बनाना पड़ेगा और इसके लिए चिंतन करना पड़ेगा। आप जैसे लोग इसमें रिसर्च पे, पेपर्स पे डिस्कशन कराएंगे तब होगा। क्यों नहीं हो सकता? क्या इजराइल में होगा ऐसा? क्या चाइना में होगा ऐसा? क्यों नहीं होगा? आप जरा ये भी चेक कर लीजिए, तब आपको पता चल जाएगा कि क्यों नहीं होगा। ये इसलिए प्रॉब्लम हमें आ रही है कि हमको इसको बात को और सीरियसली अभी लेना पड़ेगा। ये नई चीज नहीं हुई है, ये बड़ी पुरानी चीज हुई है जो कल आपने देखा। और ये हादसा अब ये नहीं कह रहा कि अब नहीं होगा। जी अनुमा जी मैं एक बात ये कहना चाहूंगी कि देखिए, इसमें सेना का दूर दूर तक कुछ लेना देना नहीं। सेना से इसको अलग करके देखिए। मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि जो एजेंसीज हमारी निगाह रखती हैं, जैसे मैरीटाइम रिकॉग्निसेंस होता है, जो ऊपर से निगाह रखती हैं, वो एजेंसीज जिनको, जो कि नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर डोवल जी के अंडर में आती हैं, अगर पुलवामा से लेके आज तक अब ये जो घटना दिल्ली में हो गई, अगर हम देखते हैं कि देवेंद्र सिंह नाम डीएसपी खुद आतंकवादियों को लेकर आता है और फिर वो गायब हो जाता है, पूरे सीन से गायब है। आप ये समझिए, हम इस देश के नागरिकों की और इस देश की सामरिक सुरक्षा की बात कर रहे हैं। हम इस देश की जो संप्रभुत्व है उसके ऊपर जो ये बार बार ये हो रहा है। और दिक्कत ये बात की है कि इतना सामान अंदर आ रहा है, कोई ना कोई इंटरनल आदमी है। तो सरकार का ध्यान जाना चाहिए कि इतने बार ऐसी घटनाएं हो गई, दुर्भाग्य से ऐसे टाइम पर होती हैं कि उस पर शक होने लगता है कई बार। पर छोड़िए, मैं उस बात को छोड़ देती हूँ। मैं ये कह रही हूँ सिर्फ कि सरकार क्या अभी तक उस तरह के जो जहाँ पे पैबंद लगाने चाहिए, जहाँ जहाँ छेद है हमारी खुफिया तंत्र में, और जो भी डोवल साहब के रहते हुए हैं, लगातार उनके रहते हुए हमारे सैन्य संस्थानों पे और पहलगाम, ये सब उनके रहते हुए हुआ है। तो कम से कम हम बदल भी सकते हैं। ऐसा नहीं है कि एनएसए का कोई पट्टा लिखा के कोई आया है। कोई बेहतर व्यक्ति, कोई ज्यादा कॉम्पिटेंट व्यक्ति को एनएसए बनाने की जरूरत है इस समय। इसका सेना से लेना देना फिर से नहीं है, मैं कहूंगी। ये सीधी हमारे खुफिया तंत्र, हमारी दूसरी संस्थाएं जो काम कर रही हैं। और एक खास बात ये आपसे कहना चाहती हूँ, दुर्भाग्य से आजकल क्या हो गया है, हीरोगिरी की आदत हो गई है। जो संस्थाएं चुपचाप काम करती थी, उनके लोगों को जबरदस्ती लोगों के सामने देशभक्ति दिखाने के लिए हीरो बना के उनकी कहीं वीडियो बनवाए जा रहे हैं, उनके ऊपर प्रोग्राम कराए जा रहे हैं। तो वो अपना बेसिक काम छोड़ के अभिनय में ज्यादा हो गए, उनकी मार्केटिंग हो रही है।
ये सारे जितने भी तंत्र हैं इनको पूरी तरह से मीडिया से खत्म करके अलग रखना चाहिए। मीडिया की एंट्री नहीं होनी चाहिए हमारे किसी भी इस तरह के खुफिया संस्थानों में, तब ये अपना काम करेंगे, बजाय इसके कि हर आदमी 007 जेम्स बॉन्ड बनने की कोशिश करता है। इस चक्कर में पूरे देश का सत्यानाश हो रहा है। हमारा पूरा खुफिया तंत्र पूरी तरह जर्जर हो चुका है, जैसे 80 साल के हमारे NSA जर्जर हो चुके हैं। ठीक है, यहाँ पर देखिए प्रफुल्ल बख्शी जी ने भी कुछ चीज़ें कही कि ये पहली बार नहीं हुआ, इससे पहले भी कई बार हुआ है और कई बार ऐसे ऐसे घटनाएं दिल्ली के अंदर देखने को मिली हैं। उन्होंने सही बात कही है, यानी कि आतंकवादी पकड़ लिए जाते थे, पहले आतंकवादी नहीं मैडम, अब सुन लीजिए ना, अब यहाँ पर इसको राजनीतिकरण मत कीजिए ना, बात को पूरे सुनिए ना, हम इसको राजनीति में नहीं ले जा रहे। मैंने एक बात कही है आपसे, मैं आपको एक विंग कमांडर की तरह मैं आपसे बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपका बहुत सम्मान करते हैं हम लोग, मैं आपका बहुत सम्मान करते हैं मैडम हम लोग हाँ, तो आप प्रिंसिपल नहीं है मेरे, मैं आपको ये बताना चाह रही हूँ, सुन लीजिए एक बात। नहीं तो मैडम प्रिंसिपल कोई किसी का नहीं है। यहाँ पर मैं एक सवाल पूछ रहा हूँ आपसे कि इस तरह से अगर इस तरह के जो आतंकी घटने हुए हैं, मैं मैडम सवाल तो सुन लीजिए। इस देश के नागरिक मारे जा रहे हैं बार-बार। जी मैडम, मैं वही आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, मैं क्योंकि आप विंग कमांडर रह चुकी हैं, इसीलिए आपसे सवाल मैं पूछ रहा हूँ कि ताकि चीजें मजबूत हो, ताकि चीजें मजबूत हो, हमारे देश का खुफिया तंत्र मजबूत हो। इजाजत दीजिए मुझे कि पहले आतंकवादी पकड़ लिए जाते थे, ताकि चीजें मजबूत हो, ताकि चीजें मजबूत हो, हमारे देश का खुफिया तंत्र मजबूत हो। इजाजत दीजिए मुझे कि पहले आतंकवादी पकड़ लिए जाते थे, पहले आतंकवादियों को डर होता था कि अगर ये ऐसा करेंगे तो कुछ ना कुछ होगा। नहीं मैडम, यहाँ पर आप राजनीति की बात कर रही है, पहले आतंकवादी पकड़ लिए जाते थे, अब पकड़े नहीं जाते हैं। आपने पुलवामा का बात किया, पुलवामा में भी हमने ऑपरेशन सिंदूर किया, आपने उसका जिक्र नहीं किया। पुलवामा का भी आतंकवादी मारा गया है, आपने उसका भी जिक्र नहीं किया। ऐसा नहीं है मैडम कि पकड़े जाते थे मारे नहीं जाते थे, ताज होटल पे हुआ वो भी मारे गए, सबके साथ हो रहा है। सुनाना चाहते हैं जो सत्ता सुनना नहीं, बस मैं इसको राजनीति से दूर रखकर मैं एक जैसे कमांडर, विंग कमांडर थी, मैं उस तरह से जैसे प्रफुल्ल जी बात कर रहे हैं, वो चीजों को बता रहे हैं, चीजों को वो राजनीति से परे बातें हो रही है, यहाँ पर राजनीति से परे बात कर रहे हैं मैडम जी। बस यही है, देश ऊपर होना चाहिए, राजनीति बाद में जी। अरे मुझे आप लेक्चर मत दीजिए, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि विंग कमांडर की नहीं हूँ, मरने तक रहूंगी। बिल्कुल है आप, बिल्कुल है, और हमें गर्व है कि जैसे लोग अभी भी हैं हमारे बीच में। मैडम हम लोग आपको सल्यूट करते हैं, आप लोग हैं और आप हमारे लिए हमेशा आदरणीय रहेंगी, ऐसा नहीं है। आप देश के साथ रहिए। हम देश के साथ है, वही हम आपसे सवाल करने जा रहे थे, आपने सवाल सुना नहीं। मेरा सवाल ये था कि प्रफुल्ल जी ने ये बात कही कि इससे पहले भी कई चीजें हुई हैं, आतंकी हमले होते आए हैं देश के अंदर, मुंबई के अंदर, दिल्ली के अंदर, हर जगह हुए हैं पार्लियामेंट जी। तो यहाँ पर किस तरह मतलब इंटेलिजेंस जो है, जो तब से आज तक, अभी हम पिछले भी ले लें और अभी ले लें, तो अभी तक क्या नहीं सुधर पाया है, क्या कमियां उस वक्त रही और क्या कमियां अभी रह गई हैं, बस ये जानना चाहते हैं आपसे। अभी तो देखिए ये है कि पिछले काफी दिनों से हमने कोई पाबंद नहीं लगाए हैं, किसी के खिलाफ हमने नहीं देखा कार्यवाही की गई। तो अगर कार्यवाही होगी तब ना लोग डरेंगे, कार्यवाही होगी तब तो लोग डरेंगे। अगर हम कार्यवाही ही नहीं करेंगे, हम पकड़ ही नहीं पाएंगे कि वो व्यक्ति को है या हमने पिछले काफी दिनों से किसी को इसने नहीं देखा कि किसी ने अगर बालासोर की दुर्घटना की तो किसने की, वो एक रेस लगा रखा था। तो जब हमारे पास किसी को हम पकड़ ही नहीं पा रहे हैं, पुलवामा किसी को अपराधी बनाया ही नहीं है, तो फिर क्या करेंगे आप? ठीक है प्रफुल्ल बख्शी जी, मेरा सवाल आपसे भी वही है सर, समय कम है प्रफुल्ल भाई, सर आपसे भी वही सवाल है मेरा कि जो इंटेलिजेंस पहले से लेकर अभी तक फेल्यूर होता आ रहा है, जैसे कई बार हुए, आपने भी इस बात का जिक्र किया था, क्या कमी रह रही है, कहां पर कमी है कि उस वक्त भी नहीं वो लोग पूरा कर पा रहे थे, अभी भी नहीं? सिंपल सी चीज है, इसमें ना कांग्रेस है ना बीजेपी है ना जनता पार्टी, कुछ नहीं है। क्वेश्चन है, हमने प्रणाली जो बनाई थी, जो ब्यूरोक्रेसी की प्रणाली बनाई थी शुरू से, उसको हमने चेंज नहीं किया, और उसको चेंज नहीं किया क्योंकि हमारी डॉक्ट्रिन ठीक नहीं लिखी गई थी। इंटरनल सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन हमारी थी नहीं। रैंड कॉर्पोरेशन ने 1995 में डिक्लेयर कर दिया था कि इंडिया की कभी सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन थी नहीं। क्वेश्चन ये है क्यों नहीं थी? इसलिए नहीं थी कि वो चाहते थे डिवाइड एंड रूल करना। फौज अलग है, बिल्कुल मैं मानता हूं, अनुमा जी बिल्कुल ठीक कह रही हैं, फौज की बात नहीं है, पर जब फौज अलग होती है
तो जब उसको बुलाने की बात आती है तो फट फौज आ जाती है हर जगह। चाहे बारामूला का पुल गिरे, चाहे बाढ़ आए, चाहे गवर्नमेंट फेल हो, फौज को बुला लेते हैं। फौज के जो तरीके होते हैं वो तरीके बड़े क्लीन और करेक्ट होते हैं। जी जी वो मैं कह रहा हूं, फौजी रूल नहीं होना चाहिए, पर आप फौज को इन्वॉल्व करिए, जगह जगह उनसे सीखिए, कोऑर्डिनेट करिए। और जहां जहां किया है, दामोदर वैली कॉर्पोरेशन सबसे ज्यादा प्रॉफिट क्यों दिखाया था? क्योंकि जब आपने लेफ्टिनेंट जनरल को हैंड ओवर कर दिया था। ये मैं ये बताने की कोशिश कर रहा हूं कि हमको देश के हित में काम करना है। बिल्कुल। जो डोवाल साहब काम कर रहे हैं, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। डोवाल साहब ने अपनी जी जान लगाया है, पर आप उनको करेक्ट एटमॉस्फेयर भी दीजिए वर्किंग ठीक का। है, वो ठीक है भी सर। सब कुछ नहीं चेंज कर ठीक है सर, समय कम है, प्रफुल्ल सर समय कम है, अनुमा आचार्य जी समय कम है। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग हमारे साथ जुड़े और अपना बहुत समय हमें दिया। हमारे संवाददाताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए।